नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 22 मई सन 2026 आज षष्ठी तिथि सुबह 6:24 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ हो रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष 22 मई को यह विशेष दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में गर्मी के तल्ख तेवर, दिन में भीषण लू तो रातें होंगी और गर्म। हरियाणा में हीटवेव और लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, 45 हॉर्स पावर वाले इस ट्रैक्टर की खरीद पर 5 लाख रुपए सब्सिडी देगी हरियाणा सरकार। बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में गर्मी की छुट्टियां, स्कूलों में लगेंगी क्लास तो होगी सख्त कार्रवाई। छात्रों के मोबाइल पर आएगा मैसेज। हरियाणा में मानसून की एंट्री तो होगी जल्दी, पर पूरे प्रदेश को भीगने में लगेगा लंबा वक्त। सामने आई ये बड़ी वजह। हरियाणा में 40% से अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को राहत। अब रोडवेज बसों में नहीं लेना पड़ेगा टिकट। बताएंगे पूरी अपडेट। मधुमक्खी पालकों को भावांतर भरपाई योजना का मिलेगा लाभ। हरियाणा सरकार के पोर्टल पर करें आवेदन। यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात की नून कंपनी से निकाली राइडर्स की भर्ती। हर महीने 1 लाख रुपए तक कमाने का मौका। बताएंगे पूरी अपडेट। झज्जर में कांग्रेस का प्रदर्शन, एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। महंगाई, भ्रष्टाचार और नीट विवाद पर सरकार को घेरा। वोटर लिस्ट अपडेट। हरियाणा में 15 जून से शुरू होगा मतदान। सूचियों का विशेष पुनरीक्षण। 22 सितंबर को आएगी फाइनल लिस्ट। महफूज नहीं रहा बचपन। 1 साल में हरियाणा से 3055 बच्चे लापता। पानीपत बना मिसिंग चिल्ड्रन कैपिटल तो जींद सबसे सुरक्षित। मारुति की कारें 30,000 रुपए तक महंगी होने जा रही हैं। नई कीमतें जून 2026 से लागू की जाएंगी। जानेंगे पूरी अपडेट। मोदी की करीब 4.5 घंटे मंत्रिपरिषद के साथ बैठक हुई। मंत्रियों को तेज फैसले लेने को कहा तो विकसित भारत 2047 को नारा नहीं बल्कि लक्ष्य बताया। ईरान जंग पर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू में टकराव। अमेरिका डील चाहता है। इजराइल बोला हमला नहीं रुकना चाहिए, ऐसा किया तो गलती होगी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में गर्मी लगातार विकराल रूप धारण करती जा रही है। सूर्यदेव के तीखे तेवरों के चलते पूरा प्रदेश भट्टी की तरह तप रहा है। राज्य में सबसे अधिक तापमान सिरसा में 45.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि रोहतक में 45.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं रात का तापमान हिसार में 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि 22 मई को भी यानी आज पूरे हरियाणा में भीषण लू चलेगी। अब रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग ने 27 मई तक पूरे राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हालांकि 23 मई से रात के तापमान में कमी आ सकती है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन ने बताया कि हरियाणा में मौसम 23 मई तक परिवर्तनशील रहने व बीच बीच में हवाएं चलने की संभावना है। इस दौरान आज यानी 22 मई को एक पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों की तरफ बढ़ने व राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है। इसके आंशिक प्रभाव से 22 मई की रात को व 23 मई को हरियाणा राज्य में आंशिक बादलवाई रहने व बीच बीच में धूल भरी हवाएं चलने व कहीं कहीं गरज चमक के साथ छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना है। इस दौरान दिन के तापमान में हल्की गिरावट की संभावना जताई गई है, परंतु 24 मई से 27 मई के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क व गर्म रहने की संभावना है। प्रशासन और डॉक्टरों ने आम जनता के लिए गाइडलाइन जारी की है। उन्होंने कहा है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच जब तक बहुत जरूरी न हो धूप में न निकले। प्यास न लगने पर भी लगातार पर्याप्त मात्रा में पानी व ORS या नींबू पानी पीते रहें। बच्चों, बुजुर्गों और पालतू जानवरों का इस मौसम में विशेष ख्याल रखें। हरियाणा में करीब 24 साल बाद वोटर लिस्ट को पूरी तरह से अपडेट और दुरुस्त करने के लिए बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने 15 जून से 14 जुलाई 2026 तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम चलाने का फैसला लिया है। इस दौरान बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO घर घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी A श्रीनिवास ने बताया कि राज्य के चुनावी डेटा में तकरीबन 18% गड़बड़ियां सामने आई हैं। इनमें डुप्लीकेट एंट्री, स्पेलिंग मिस्टेक और लॉजिकल एरर शामिल है। यह संख्या तकरीबन 37 लाख वोटर रिकॉर्ड तक पहुंचती है। इसी वजह से बड़ा सत्यापन अभियान शुरू किया जा रहा है। इस बार चुनाव आयोग ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए नियम लागू किया है। यदि किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाता है या नाम नहीं जुड़ता तो उसकी वजह सार्वजनिक की जाएगी। पंचायत भवन, नगर निकाय कार्यालय और सरकारी वेबसाइट पर इसकी जानकारी उपलब्ध रहेगी। अधिकारियों के मुताबिक यदि कोई मतदाता पहली बार घर पर नहीं मिलता है तो BLO कम से कम 3 बार विजिट करेंगे। जरूरत पड़ने पर पड़ोसियों से भी सत्यापन किया जा सकेगा। आयोग का कहना है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर
पार नहीं रहना चाहिए। चुनाव आयोग के अनुसार अंतिम मतदाता सूची 22 सितंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता सूची से जुड़ी शिकायतों और जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 यानी 1950 सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक सक्रिय रहेगा। हरियाणा में अब 40 से 99% तक दिव्यांगता वाले लोगों को हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में टिकट नहीं लेना पड़ेगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले साल 2007 में 100% दिव्यांगजनों को एक सहायक सहित मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई थी, जिसे वर्ष 2010 में चंडीगढ़ और दिल्ली तक विस्तारित किया गया था। प्रदेश के दिव्यांगों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी कि 100% से कम दिव्यांग वाले व्यक्तियों को भी यह सुविधा मिलनी चाहिए। इस मांग को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने यह निर्णय लिया है। प्रदेश में छात्राओं, बुजुर्गों और गरीब परिवारों सहित कुल मिलाकर अब 42 श्रेणियों में लोगों को मुफ्त या फिर रियायती दरों पर यात्रा की सुविधा दी जा रही है। राज्य परिवहन अपने 24 डिपो और 13 उप डिपो के माध्यम से लगभग 4108 बसों का संचालन करता है, जो कि प्रतिदिन तकरीबन 11,38,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए लगभग 6,03,000 यात्रियों को यात्रा सुविधा प्रदान करती है। हरियाणा में गर्मियों के चलते सभी सरकारी और निजी यानी प्राइवेट स्कूलों में 25 मई से 30 जून तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। ग्रीष्मकालीन अवकाश में अगर किसी निजी यानी कि प्राइवेट स्कूल ने कक्षाएं लगाई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्रीष्म अवकाश के प्रारंभ एवं समाप्ति की तिथियों की सूचना न केवल विद्यालय के सूचना पट पर लगाई जाएगी, बल्कि विद्यार्थियों तथा अभिभावकों को SMS और व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से भी दी जाएगी। शिक्षा महानिदेशक की ओर से इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि सभी विद्यालयों में आदेश की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार के उल्लंघन की सूचना तुरंत निदेशालय को दें। चूंकि 24 मई को रविवार पड़ने वाला है, इसलिए शुक्रवार और शनिवार को ही बच्चों को स्कूल जाना होगा। 1 जुलाई से विद्यालय नियमित रूप से खोले जाएंगे। झुलसाती गर्मी में अब नजरें मानसून की फुहारों पर है। हरियाणा थोड़ा सुकून महसूस कर सकता है, क्योंकि इस बार मानसून लगभग 5 दिन पहले पहुंच सकता है, 22 जून के बाद कभी भी। वैसे आमतौर पर 25 जून से 2 जुलाई के बीच पहुंचता रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस साल मानसून 26 मई तक केरल पहुंच जाएगा, जबकि आमतौर पर 1 जून के आसपास पहुंचता है। मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक इस बार मानसून की गतिविधियां थोड़ी उतार चढ़ाव रहने वाली होंगी। दरअसल इस बार अल नीनो के असर से मानसून की यात्रा में ज्यादा लंबे विराम लगेंगे, यानी पूरे हरियाणा को कवर करने में मानसून इस बार अधिक समय ले सकता है। अल नीनो की वजह से मानसून की गति धीमी होने की और कमजोर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। सामान्य परिस्थितियों में मानसून पूरे हरियाणा को 8 से 10 दिन में कवर कर लेता है, लेकिन इस बार यह प्रक्रिया लंबी हो सकती है। इसका असर आम जनता पर भी पड़ सकता है। खासकर खरीफ फसलों की बुआई पर असर पड़ने के आसार जताए जा रहे हैं। हरियाणा में मानसून सबसे पहले साल 2008 में यानी 13 जून को सबसे पहले आया था, और सबसे देरी की बात करें तो साल 1987 में यानी 27 जुलाई को पहुंचा था। हरियाणा सरकार द्वारा मधुमक्खी पालकों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। अब भावांतर भरपाई योजना में शहद को भी शामिल किया गया है। यह योजना सरकार की अनूठी पहल है, जिसके तहत बागवानी उत्पादों को बाजार में उनके उत्पादों के लिए कम कीमत मिलने पर मुआवजा दिया जाता है। इसी कड़ी में सीएम नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित विश्व मधुमक्खी दिवस कार्यक्रम में 30 किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत 1.02 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की। मुख्यमंत्री ने किसानों से खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र के रामनगर में इजराइल तकनीक आधारित एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र एवं शहद व्यापार केंद्र स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए 85% तक सब्सिडी दे रही है तथा इसे मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना और भावांतर भरपाई योजना में भी शामिल किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा भावांतर भरपाई योजना के तहत शहद का संरक्षित मूल्य 120 रुपए प्रति किलोग्राम तय किया गया है। योजना का लाभ उठाने के लिए मधु क्रांति पोर्टल और भावांतर भरपाई योजना पोर्टल पर पंजीकरण करवाना जरूरी है। आवेदक हरियाणा का मूल निवासी भी होना चाहिए। हरियाणा में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। नायब सैनी सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। खाड़ी देशों में जारी तनाव के चलते देश में पैदा हुए ईंधन संकट को देखते हुए प्रदेश सरकार ने किसानों को इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की खरीद पर 5 लाख रुपए की सब्सिडी राशि देने का फैसला लिया है। इस संबंध में प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियों के अधिकारियों से बात कर रही है कि वे हरियाणा में अपना प्लांट स्थापित करें, जिससे किसानों को नया ट्रैक्टर और उससे जुड़े उपकरण खरीदने में आसानी हो सके। इससे दूसरे राज्य का लगने वाला टैक्स
नहीं लगेगा और उत्पाद सस्ता पड़ेगा। और अब इस नई योजना को धरातल पर अमली जामा पहनाने के उद्देश्य से उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह ने इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बनाने वाली कई कंपनियों के साथ बातचीत की और एक कंपनी की ओर से 45 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का डेमो भी देखा। ट्रैक्टर ने रोटावेटर लगाकर खेत की जोताई की। किसानों में इस बात को लेकर संशय है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर जोताई में इस्तेमाल किए जाने वाले हल यानी कि रोटावेटर का लोड नहीं उठा पाएगा, वहीं ट्रॉली का लोड खींचने में भी असक्षम होगा, लेकिन डेमो में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। इसके बाद राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की खरीद पर 5 लाख रुपए सब्सिडी देने का दावा किया है। कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने बताया कि 45 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की कीमत तकरीबन 15 लाख रुपए है। इसके 2 लाख रुपए कीमत कम कराने में सरकार प्रयास कर रही है। इसके बाद किसानों को यह ट्रैक्टर 13 लाख रुपए में पड़ेगा। इस पर 5 लाख रुपए सरकार सब्सिडी राशि देगी तो किसानों को 8 लाख रुपए देने होंगे। इससे किसानों को महंगे डीजल से छुटकारा मिलेगा। ट्रैक्टर की बैटरी को किसान अपने घर पर ही चार्ज कर सकेंगे। हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिलने वाली मिड डे मील में बड़ा बदलाव किया है। बता दें कि अब बच्चों की थाली पहले से ज्यादा पोषण से भरपूर होगी। इसमें विशेष तौर पर प्रोटीन और मोटे अनाज को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए प्रति विद्यार्थी मिलने वाली राशि में बड़ा बदलाव किया है ताकि बच्चों को बेहतर क्वालिटी का भोजन मिल सके। नए बदलाव के अनुसार बाल वाटिका से लेकर 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए मिड डे मील की दर लगभग 7 रुपए प्रति विद्यार्थी तय की गई है, जबकि 6ठी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए राशि लगभग 10 रुपए प्रति विद्यार्थी रहने वाली है। हरियाणा एग्रो बच्चों के लिए सूखा राशन उपलब्ध करवाएगा और दूध, दही, सब्जियां, गुड़, रसोई गैस एवं गेहूं की पिसाई स्कूल के द्वारा स्वयं वहन की जाएगी। रागी, बाजरा और अन्य मोटे अनाज बच्चों को ऊर्जा, फाइबर और आयरन उपलब्ध करवाते हैं। इसलिए बच्चों को थाली में सोया और काले चने से लेकर दूध व दही उपलब्ध करवाई जाएगी। हरियाणा के कई जिलों में बचपन सुरक्षित नहीं दिख रहा है। हर दिन कई घरों का बचपन गायब होता जा रहा है। एनसीआरबी 2024 के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश से 3055 बच्चे लापता हुए हैं, जिनमें सबसे अधिक मामले औद्योगिक और एनसीआर से जुड़े जिलों से आए हैं। पानीपत, गुरुग्राम, सोनीपत और करनाल जैसे जिले अब बच्चों के लिए सबसे असुरक्षित इलाकों में गिने जा रहे हैं। पानीपत में 583 बच्चे लापता हुए तो गुरुग्राम और सोनीपत में भी 300 से अधिक मामले दर्ज हुए। वहीं करनाल में आंकड़ा 286 तक पहुंचा। बच्चों के लिए जींद सबसे सुरक्षित जिला रहा, यहाँ एक भी बच्चा लापता नहीं हुआ। चरखी दादरी, नूंह और झज्जर जैसे जिलों में भी बेहद कम मामले दर्ज हुए हैं। पानीपत का आंकड़ा पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा है। 583 बच्चों का लापता होना डराने वाला आंकड़ा रहा है। पानीपत में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर परिवार रहते हैं। टेक्सटाइल और औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले परिवारों के बच्चे अक्सर असुरक्षित माहौल में रहते हैं। कई बार माता पिता दोनों काम पर चले जाते हैं और बच्चे लंबे समय तक अकेले रहते हैं। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि ऐसे इलाकों में बच्चों को बेला फुसलाकर ले जाने, बाल मजदूरी और मानव तस्करी के नेटवर्क सक्रिय रहने का खतरा सबसे अधिक रहता है। बच्चों के गायब होने के पीछे सिर्फ घर से भागने की कहानी नहीं होती, कई मामलों में इनके पीछे संगठित गिरोह काम करते हैं। सामने आया है कि अगवा बच्चों से भीख मंगवाने, बाल मजदूरी कराने, घरेलू काम करवाने, अवैध फैक्ट्रियों में काम लेने और कई अपराधों में शामिल होने तक मामले सामने आते रहे हैं। इसके अलावा बच्चों को मानव तस्करी और यौन शोषण के नेटवर्क में धकेले जाने का खतरा सबसे गंभीर माना जाता है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और पानीपत जैसे जिले एनसीआर और औद्योगिक विस्तार का हिस्सा है। इन जिलों में आबादी का दबाव तेजी से बढ़ा है। बड़ी संख्या में किराएदार आबादी, लगातार आने जाने वाले लोग, अस्थायी मजदूर बस्तियां और बच्चों की कम निगरानी अपराधियों को मौका देती है। बच्चों का लापता होना यह बताता है कि विकसित शहरों की चमक के पीछे बच्चों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। झज्जर में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, नीट परीक्षा विवाद और पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर युवाओं, किसानों और आम जनता की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया। सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने कहा कि देश में लगातार बढ़ती महंगाई से आम आदमी परेशान है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे हर वर्ग प्रभावित हो रहा है। उन्होंने मांग किया कि सरकार तुरंत बढ़े हुए दाम वापस ले और महंगाई पर नियंत्रण के लिए कोई ठोस कदम उठाए। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है, जबकि सरकार जनता के असली मुद्दों से ध्यान हटाने में लगी हुई है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक मामले को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। जितेंद्र बघेल ने कहा कि लाखों छात्रों ने मेहनत करके परीक्षा दी, लेकिन पेपर लीक और विवादों ने उनके भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने जल्द समस्याओं का समाधान नहीं किया तो कांग्रेस प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन करेगी।
देश की प्रतिष्ठित रक्षा अकादमियों में शामिल होकर सेना में कैरियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने एनडीए और NA2 भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 20 मई 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 9 जून 2026 तय की गई है। इस भर्ती के जरिए कुल 394 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए के तहत आर्मी के लिए 208 पद, नेवी के लिए 42 पद और एयरफोर्स के लिए विभिन्न शाखाओं में भर्ती की जाएगी। एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच के लिए 92, ग्राउंड ड्यूटी यानी टेक्निकल के लिए 18 और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए 10 पद निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा नेवल एकेडमी की 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के तहत 24 पदों पर भर्ती होने जा रही है। योग्यता की बात करें तो एनडीए पदों के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। वहीं नेवल एकेडमी में आवेदन करने के लिए फिजिक्स और मैथ विषयों के साथ 12वीं पास होना अनिवार्य है। उम्मीदवार का जन्म 1 जनवरी 2008 से पहले और 1 जनवरी 2011 के बाद नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात जाने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। दुनिया की जानी मानी डिलीवरी कंपनी नून ने भारतीय युवाओं के लिए डिलीवरी राइडर्स की भर्ती की है। यह कंपनी दुबई की मशहूर एमआर ग्रुप का हिस्सा है, जिसने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यानी बुर्ज खलीफा का निर्माण किया है। चुने गए कैंडिडेट्स को 2500 दिरहाम बेसिक सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा कमीशन और टिप्स मिलाकर एक राइडर 3500 से 5000 दिरहाम तक कमा सकता है, जो भारतीय रुपये में 75,000 रुपए से 1 लाख रुपए बनते हैं। कंपनी लाइसेंस मिलने तक फ्री रहने, खाने और काम करने की सुविधा भी देगी। कैंडिडेट्स की उम्र 21 से 38 साल के बीच होनी चाहिए और वह कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। कैंडिडेट के पास भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। यह भर्ती भारत सरकार से मान्यता प्राप्त एजेंसी शर्मन ओवरसीज कर रही है, जिसके क्लाइंट इंटरव्यू 24 मई को हिसार और 28 मई को ऊना हिमाचल प्रदेश में होंगे। ज्यादा जानकारी और इंटरव्यू के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कैंडिडेट 243 मोनिका टावर, मिलाप चौक, जालंधर में मौजूद ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने पैसेंजर व्हीकल्स की कीमतों में 30,000 रुपए तक बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। कंपनी की ओर से बढ़ाई गई ये नई कीमतें जून 2026 से प्रभावी होंगी। लगातार बढ़ रही इनपुट कॉस्ट यानी कि लागत के कारण कंपनी ने ये बड़ा फैसला लिया है। मारुति के अनुसार पोर्टफोलियो की सभी मॉडल्स पर कीमतों में बढ़ोतरी लागू होने जा रही है। हालांकि किस कार के दाम कितने बढ़ेंगे यह उनके मॉडल और वेरिएंट पर तय होगा। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में ये जानकारी दी है। कंपनी अपने वाहनों की बिक्री 2 अलग अलग डीलरशिप चैनल्स के जरिए करती है, जिनमें एरिना और नेक्सा शामिल है। जून से इन दोनों ही चैनल से बिकने वाली सभी कारें महंगी हो जाएंगी। मारुति सुजुकी ने इससे पहले आखिरी बार अप्रैल 2025 में अपनी कारों की कीमतें बढ़ाई थी। देश का प्राइवेट एफएम रेडियो सेक्टर इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। विज्ञापन घट रहे हैं, खर्च बढ़ रहा है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वजह से रेडियो की कमाई पर असर पड़ रहा है। ऐसे में रेडियो कंपनियां सरकार से नियमों में कुछ बड़े बदलाव चाहती है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट का मानना है कि अगर जल्द राहत नहीं मिली तो आने वाले समय में और एफएम स्टेशन बंद हो सकते हैं। वहीं सही फैसले होने पर सेक्टर में निवेश बढ़ सकता है और नए रोजगार के साथ साथ स्थानीय कंटेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत में प्राइवेट एफएम रेडियो चैनलों को स्वतंत्र रूप से न्यूज प्रसारण की इजाजत नहीं है। रेडियो कंपनियों का कहना है कि सिर्फ गानों के भरोसे या फिर अब ग्लोबल म्यूजिक और स्ट्रीमिंग ऐप से मुकाबला करना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में न्यूज का प्रसारण रेडियो को नई पहचान दे सकता है। कंपनियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर बिना किसी कंट्रोल के लाखों लोग न्यूज कंटेंट बना रहे हैं, जबकि एफएम रेडियो पहले से तय नियमों के अनुसार काम करता रहा है। आजकल आने वाले ज्यादातर स्मार्टफोन में एफएम रेडियो फीचर नहीं होता। इंडस्ट्री की मांग है कि सरकार मोबाइल कंपनियों के लिए एफएम रिसीवर एक्टिव रखना अनिवार्य करे। रेडियो कंपनियों का कहना है कि आपदा के समय नेटवर्क फेल होने पर या फिर इमरजेंसी जैसी स्थिति में रेडियो सबसे भरोसेमंद माध्यम साबित हुआ है। साथ ही कंपनियों का यह भी कहना है कि अगर समय रहते जरूरी बदलाव नहीं हुए तो आने वाले समय में रेडियो सेक्टर की मुश्किलें और बढ़ सकती है। ऐसे में सवाल ये भी है कि जिस रेडियो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात जैसे कार्यक्रम के जरिए देश से संवाद का मजबूत माध्यम बनाया, क्या उसी रेडियो इंडस्ट्री की मन की बात अब सरकार तक पहुंच पाएगी? भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 135 अंक की गिरावट के साथ 75,183 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 4 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 23,655 के स्तर पर पहुंच गया है। दूसरी तरफ सोने चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,623 रुपए कम होकर 2,65,000 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 17 रुपए गिरकर 1,59,000 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,45,221 रुपए प्रति
प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है। इस साल सोने चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना इस साल यानी 2026 में अब तक 26,000 रुपए और चांदी 36,000 रुपए महंगी हुई है। हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। सोने का सही वजन और खरीदने के दिन उसकी कीमत कई सोर्सेज से क्रॉस चेक अवश्य करें। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। आप अपनी प्रतिक्रियाएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। नमस्कार।